रूबिया लियाकत के संवाद की शुरुआत के वाक्य कहीं न कहीं साजिश से संबंधित है कि लगता है इस एंकर को साजिश का पता था। एंकर ने पहला सवाल मुझसे पूछा, आपको घर से ताज होटल पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई? पहले स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपका ताज तक का सफर ठीक रहा? तब तो दूसरा प्रश्न आ गया, मौर्य जी आप जहाँ से चले यहाँ आप सकुशल आ गए? आप जहाँ से निकले, जहाँ पहुँचे, सफर आपका बढ़िया था? इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि संदिग्ध भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन लोगों ने नारा दिया जय श्री राम जय श्री राम। विरोध में मेरे समर्थकों ने वहाँ पर नारा दिया जय संविधान जय भीम, जय संविधान जय भीम। दोनों तरफ से हाथापाई हुई। ये तो बात अच्छी है कि उनके समर्थकों से ज़्यादा हमारे समर्थक थे, इसलिए उनके मंसूबे धरे रह गए। अपने समर्थकों के माध्यम से ये भी पता लगा कि लोग तलवार भी छिपाए हुए थे। हमें तो अब ये विश्वास हो गया कि मेरी हत्या की साजिश में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा सरकार भी शामिल। किसी ने सिर काटने, किसी ने सर तन से जुदा करने, किसी ने जीभ काटने, किसी ने हत्या करने की बात की। साधु वेश में जब कोई आतंकवादी है, अपराधी है, कसाई चरित्र का है, तो मैं उसको साधु नहीं कह सकता हूँ। मैं उसको आतंकवादी ही कहूँगा, अपराधी ही कहूँगा, कसाई कहूँगा। तथाकथित धर्म के ठेकेदार, अपमानित करने वाले, प्रताड़ित करने वाले, नीच कहने वाले, अधम कहने वाले, गाली देने वाले 3% लोगों की भावना हो गई। 97% लोगों की भावना क्या खिलौना हो गया? सच की लड़ाई लड़ने वाला कभी डरता भी नहीं और डरना भी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों डरूंगा? नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और जिस व्यक्ति ने, जिस महंत ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का गला काटने पर 21 लाख रुपए देने की बात कही थी, अब वही महंत कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की है। हम इन्हीं से हकीकत समझ लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ हुआ मंत्री जी? जो आरोप लग रहे हैं उसकी हकीकत क्या है? कल ताज होटल में एबीपी न्यूज चैनल का कॉन्क्लेव था, जिसमें 12:30 बजे अतिथि के रूप में मैं उस कार्यक्रम में आमंत्रित था। लेकिन डिबेट चलते वक्त जब मेरी टीवी पर नज़र पड़ी तो मैंने देखा उसमें वो भी चेहरे हैं जिन्होंने मेरा सिर काटने के लिए, किसी ने 21 लाख, किसी ने 51 लाख की सुपारी देने की बात की थी। कॉन्क्लेव के ऑर्गेनाइजर से बात किया कि भाई जो लोग मेरे सिर काटने पर 21 लाख 51 लाख की सुपारी देने वाले हैं, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप व्यवधान करवाना चाहते हैं? मैं कार्यक्रम निरस्त कर रहा हूँ, यदि वो वहाँ रहते हैं तो मैं नहीं आऊँगा। मेरे इस प्रकार की चेतावनी देने के बाद आयोजकों ने उनको हाल से निकाल के बाहर कक्ष में बैठाया। निश्चित होने के बाद मैं स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुँचा। संवाद की शुरुआत हुई। एंकर ने पहला सवाल मुझसे पूछा, आपको घर से ताज होटल पहुँचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने उसको बहुत गौर नहीं किया। तब तक दूसरा प्रश्न आ गया, मौर्य जी आप जहाँ से चले, जहाँ पहुँचे, यहाँ आप सकुशल आ गए? उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आपका ताज तक का सफर ठीक रहा? आप जहाँ से निकले, जहाँ पहुँचे, सफर आपका बढ़िया था? तो मैंने सामान्य सी औपचारिक बात समझ करके उत्तर दिया कि सभी यात्राएं अच्छी होती हैं। लेकिन कार्यक्रम संवाद खत्म होने के बाद जब मैं वहाँ से निकला अपने आवास के लिए, इत्तेफाक से जिस कक्ष में साधु संत बैठाए गए थे उसी में राजू दास एंड कंपनी 5-6 लोगों के साथ थे। इनके दरवाजे से जैसे ही 2-3 कदम में आगे बढ़ा, तब तक इनका दरवाज़ा खुला। एकाएक दोनों हाथ फैला करके मेरी ओर दौड़ने का प्रयास किए। चूंकि मौके पर मेरे समर्थक ज़्यादा थे, इसलिए ये मुझ पर तक नहीं पहुंच पाए। मैं चलते चलते इनकी आवाज़ सुन रहा हूं। इन लोगों ने नारा दिया जय श्री राम जय श्री राम। उसके विरोध में मेरे समर्थकों ने वहाँ पर नारा दिया जय संविधान जय भीम, जय संविधान जय भीम। मैं जानबूझ करके वहाँ इसलिए नहीं रुका कि साजिश का आभास मुझे पहले हो गया था कि अगर सिर तन से जुदा करने और सिर काटने पर 51 लाख और 21 लाख की सुपारी देने वाले दोनों यहाँ मौजूद हैं। कार में बैठा, पीछे अंदर यहाँ आवाज़ चलाया। ये जानकारी बाद में मिली कि मेरे कार्यकर्ताओं से ये लोग उलझे, जिसमें दोनों तरफ से हाथापाई हुई।
लेकिन घटनाक्रम क्या हुआ वो सीसीटीवी कैमरा जो ताज होटल का है उसमें सब कैद होगा कि ये घटना होने के बाद जब मैं आवास आया तो मुझे आभास हुआ कि एबीपी की एंकर ने मुझसे ये क्यों पूछा था कि घर से ताज होटल तक आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो मेरा माथा ठनका कि लगता है इस एंकर को साजिश का पता था और उसके शुरुआती दौर के ये शब्द वाक्य और बाद में हुए घटनाक्रम के तार कहीं न कहीं जुड़ते हैं। ये तो बात अच्छी है कि उनके समर्थकों से ज्यादा हमारे समर्थक थे, इसलिए उनके मंसूबे धरे धरे रह गए। जानलेवा हमला करने का जो उनका साजिश था वो फेल हुआ। बाद में समर्थकों के माध्यम से ये भी पता लगा ये लोग तलवार भी छिपाए हुए थे। यद्यपि साधु संतों का संवाद 2 बजे के बाद था, मेरा संवाद 12:30 बजे था। ये सुबह 11 बजे से वहां पर तैनात थे। अगर 2 बजे के बाद इनका संवाद था तो सुबह 11 बजे 10:30 बजे से उपस्थिति इनकी इसी सुनियोजित साजिश के क्रम में रही है। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अब सरकार जो है वो मीडिया के जरिए अब तक आप पे वैचारिक हमला तो करती ही थी, लेकिन क्या मीडिया की सहायता से सरकार आप पर शारीरिक हमले भी करवाना चाहती है? बहरहाल मैं पूरे मीडिया को तो आक्षेपित नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि एंकर रूबिया लियाकत संवाद की शुरुआत के वाक्य कहीं न कहीं इस साजिश से संबंधित हैं। इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संदिग्ध भूमिका की जांच होनी चाहिए। हमने इस आशय की सूचना पुलिस कमिश्नर लखनऊ को रात में ही दे दिया और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात की है। और हमें तो अब यह विश्वास हो गया कि मेरी हत्या की साजिश में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा सरकार भी शामिल है, क्योंकि मैंने देखा था किसी शख्स ने अपने जन्मदिन पर बर्थडे केक तलवार से काट दिया था, जो वायरल हुई थी कि तलवार से केक काटने वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जेल भी गया था। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा साधु संत सन्यासी के रूप में आतंकवादियों अपराधियों की भाषा बोलने वाले लोग, किसी ने सिर काटने, किसी ने सर तन से जुदा करने, किसी ने हत्या करने, किसी ने जीभ काटने की बात की, सार्वजनिक रूप से किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के सामने किया। मैंने सुरक्षा के बाबत भेजे गए पत्र में सभी का उल्लेख भी किया, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई न होना उनके हौसला को बढ़ाने जैसा है और साथ ही साथ सरकार की मौन स्वीकृति है इन हत्या की साजिश करने वालों के साथ, वो कहीं न कहीं खड़ी दिखाई पड़ रही है। अन्यथा जब बर्थडे केक तलवार से काटने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो मेरे फोटो को तलवार से सार्वजनिक रूप से काटने, 5 लाख की नई तलवार खरीद के रखने, हत्या करने वाले को किसी के द्वारा 51 लाख, किसी के द्वारा 21 लाख रुपए फिरौती देने, हाथ नाक कान काटने की बात करने वालों के खिलाफ अब तक एक नहीं कई मुकदमे दर्ज हो गए होते। यह स्वाभाविक रूप से मेरे हत्या की साजिश करने वालों को सह है, उनको संरक्षण है। सही बात तो यह है कि कुछ लोग धर्म की आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को गाली देना, नीच कहना, अधम कहना, प्रताड़ित अपमानित करने की बात करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। जब हमने इनके सम्मान की बात किया तो मानो जैसा कोई पहाड़ टूट गया। इसलिए ऐसे ढोंगी बाबा साधु संत जो साधु वेश में अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, उनका असली चेहरा बाहर आने लगा। इस बात का बड़ा दुख है कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात करना क्या कोई अपराध है क्या? अगर पहले कोई परंपरा चली आ रही थी तो भारतीय संविधान आने के बाद वो परंपरा आगे चलेगी कैसे? लेकिन साधु वेश में यदि कोई आतंकवादी है, अपराधी है, कसाई चरित्र का है, साधु नहीं कह सकता हूं मैं, उसको आतंकवादी ही कहूंगा, अपराधी ही कहूंगा, कसाई ही कहूंगा। ये जिस तरीके के हमले आप पर लगातार हो रहे हैं, चाहे आपकी गाड़ी पर स्याही फेंकना हो, काले कपड़े फेंकना हो, और अब इस तरीके का एक वाक्य आपके साथ आ रहा है, क्या आप ये आवाज दबा सकते हैं ये लोग इस तरीके के कुछ काम करके आगे क्या? कुल मिलाकर के तथाकथित धर्म के ठेकेदार अपनी भावना का रोना रोते हैं। क्या अपमानित करने वाले, प्रताड़ित करने वाले, नीच कहने वाले, अधम कहने वाले, गाली देने वाले 3% लोगों की भावना हो गई, 97% लोगों की भावना क्या खिलौना हो गया? मतलब आप इनसे डरने वाले नहीं है? सच की लड़ाई लड़ने वाला कभी डरता भी नहीं और डरना भी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों डरूंगा?
स्वामी प्रसाद मौर्य जी साफ तरीके से ये बात समझा देना चाहते हैं कि आप चाहे जो करिए, जिस भी तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाइए, और चाहे आप गुंडई पे उतर आइए, ताज होटल में फरसा लेके घुस आइए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन चलता रहेगा और दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित और नारियों की आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य जी उठाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।